जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय कृषि से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। नवीनतम डाटा भी इसमें दिया हुआ है, नए नए आंकड़े आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, घटना चक्र की बुक है दोस्तों ये। इसी से हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। विशेष करके ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की जो परीक्षा है आपकी, और इसके अलावा यूपी कांस्टेबल और एसआई की जो भर्तियां हैं और जितने भी आपका एग्ज़ाम है सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चर से संबंधित डाटा पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ दिख रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। नए नए डाटा भी यहाँ पर दिए हुए हैं कृषि से संबंधित। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बड़ी है, उसमें कई सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कराया है। घटना चक्र को टो सीरीज जो प्रैक्टिस सेट निकली है उसको भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, और भी कई सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, और जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको भी बहुत जल्द हम कंप्लीट करवाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में दोस्तों मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल। तो बात करें हम रबी की फसल की, तो इसकी बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है रबी फसल की बुआई, और कटाई होती है मार्च से अप्रैल के दौरान में। और रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे देगा ऑप्शन आपको, गेहूं किस तरह की फसल है, रबी है कि खरीफ है, ये सब ऑप्शन आपको दे देगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खरीफ की फसल की बात करें तो इसकी बुआई होती है जून से जुलाई के दौरान, और कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर के दौरान में। ठीक है। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं ये सब। अब जायद फसल की बात करें तो मार्च से जुलाई के दौरान में इसकी जो है ये ग्रीष्मकालीन फसल है, इसकी बुआई होती है। और प्रमुख फसलें इसके अंतर्गत जायद की फसल में कौन कौन सी हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि, ये सब जायद की फसलें हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती, ये सब जायद से संबंधित है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेमी औसत जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है इसको। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में गेहूं के अंतर्गत जो है सकल क्षेत्र 31.8 मिलियन हेक्टेयर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तृतीय अग्रिम अनुमान कृषि वर्ष 2024-25 के अनुसार भारत में गेहूं का उत्पादन जो है लगभग 117.5 मिलियन टन आका गया है। याद रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेटेस्ट डाटा है। देखिए, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब मैक्रोनी गेहूं जो है असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त होता है। मैक्रोनी गेहूं जो होता है, रस्ट गेहूं की फसल का रोग होता है। यह 3 प्रकार का होता है। रस्ट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पीला कीट होता है, भूरा कीट होता है, और काला कीट, येलो, ब्राउन और ब्लैक रस्ट, ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य जो है संकर का प्रतिफल है ये ट्रिटिकेल जो है। गेहूं भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है। ये दोमट या दोमट बनावट वाली मिट्टी अच्छी संरचना और मध्यम जल धारण क्षमता के साथ गेहूं की खेती के लिए आदर्श होती है। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। कौन सी? ताज निकलने की अवस्था जो होती है। गेहूं उत्पादक 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो पहले स्थान पर यूपी का आता है, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, और पंजाब जो है तीसरे स्थान पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। वर्ष 2022-23 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का क्षेत्र जो है 9.52 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि संपूर्ण भारत में गेहूं की खेती के क्षेत्र का 30.31% था। गेहूं की प्रमुख किस्में देख लीजिए। करण नरेंद्र, ये DVW 222, करण वंदना, DVW 187, NWPZ, करण श्रिया, DVW 252, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर HW 2004, भवानी HW 1085, कंचन DR 803, गोमती के 9465, जयराज कल्याण सोना के
DW 137, ये सब गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग क्लास को फटाफट शेयर भी करते जाइएगा, फटाफट, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए, और लाइक भी करते जाइएगा। कुल खदान उत्पादक अग्रणी 3 राज्य देख लीजिए 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। पहले नंबर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश और पंजाब तीसरे पर आता है। कुल खदान उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यहाँ पर बात करें उत्पादन मिलियन टन में तो 60.29 मिलियन टन है, और अखिल भारत में प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हिस्सा 18.14% जो है उत्तर प्रदेश कुल खदान का उत्पादन करता है। याद रखिएगा, आंकड़े को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, 41.47 मिलियन टन उत्पादन है, और संपूर्ण भारत में इसका हिस्सा मध्य प्रदेश का खदान उत्पादन में 12.48% है, बताइएगा, ठीक है। पंजाब तीसरे नंबर पर आता है, 32.54% जो है मिलियन टन उत्पादन होता है, और संपूर्ण भारत में पंजाब का हिस्सा जो है खदान उत्पादन में 9.79 है, ठीक है, परसेंट में है ये, ठीक। और संपूर्ण भारत का जो है जो खदान उत्पादन जो है पूरे भारतवर्ष का 332.3 मिलियन टन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। खरीफ की फसलें अब देख लीजिए। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि, ये सब है खरीफ की फसलें। चावल, राइस जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, चावल जो होता है, और जिसके लिए तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है चावल उगाने के लिए, ठीक है। कम वर्षा की सिचुएशन में क्या होगा, सिंचाई भी करनी पड़ती है, कम बारिश होगा तो सिंचाई भी करना पड़ता है चावल के लिए, ठीक है, पानी की ज़रूरत यहाँ पड़ती है चावल के लिए। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इस संदर्भ में खदानों में दूसरे स्थान पर गेहूँ है। चावल जो है पहले स्थान पर है, प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल है, दूसरे पर गेहूँ का नंबर आ रहा है, ठीक है। चावल की किस्में एवं उगाने का समय देख लीजिए। अमन चावल का ये किस्म है। अमन जो है जून से जुलाई के दौरान में उगाया जाता है। इसके अलावा नवंबर दिसंबर में उगाया जाता है। ये जाड़े की फसल होती है, नवंबर दिसंबर वाली जो होती है, ठीक है, अमन जो इसका वैरायटी है। आस या कार इसको बोलते हैं, ये मई जून में भी उगाया जाता है, और इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में शरद की फसल को भी उगाया जाता है। इस वैरायटी वाले चावल वाला जो है ये सब है। बोरो या फिर दलवा जो है ये नवंबर दिसंबर के दौरान उगाया जाता है, और मार्च अप्रैल में भी जो है इसका ग्रीष्मकालीन चावल की फसल भी है ये, ठीक है। तो चावल की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? जमुना, करुड़ा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना, ये सब चावल की किस्में हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों एवं व्यापक अनुकूलन क्षमता रखने वाली सबसे बहुमुखी उभरती फसलों में से एक है। कौन सी? मक्का जो होती है। वैश्विक स्तर पर मक्का जो है अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है, मक्का को पूरे दुनिया भर में, ठीक है, क्योंकि यह अनाजों के बीच सबसे अधिक आनुवंशिक उपज की क्षमता रखता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार में मक्का उत्पादक जो है शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? पहले स्थान पर कर्नाटक है दोस्तों, मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, ठीक है, 15.16% होता है, और दूसरे स्थान पर बिहार का नंबर आता है मक्का उत्पादन में 14.95%, तीसरे पर मध्य प्रदेश आता है 11.52%, ठीक है, याद रखिएगा। मक्का की प्रमुख किस्में देख लीजिए तो गंगा 5 होता है, गंगा 11, गंगा सफ़ेद 2, डेक्कन 101, डेक्कन 103 और विक्रम, ये सब मक्का की प्रमुख किस्में हैं। ये सब नकदी फसल देख लिया जाए तो कपास, जो नकदी फसलों के अंतर्गत दोस्तों जिसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत गन्ना, शुगर कैन आता है, कॉटन आता है, कपास यानी कि जूट आता है, तंबाकू आता है, तिलहन आते हैं, ऑयल सीड जिसे कहते हैं, ये सब आपका नकदी फसलें हैं, ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक है। इनमें लोहा, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है, काली मिट्टी में, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर देश के 12.47 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर कपास की खेती की जा रही है। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि जो है मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में यानी कि मालवा पठार एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में की जाती है। मध्य प्रदेश में कपास की खेती जो है मुख्यतः। मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन हैं? पूर्वी एवं पश्चिमी, निमाड़ हो गया, धार हो गया, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद तथा राजगढ़ हैं। ये सब मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। ये सब
शाजापुर उज्जैन जिलों को कपास की खेती के कारण आपका सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? शाजापुर उज्जैन जिलों को। कपास उत्पादन अग्रणी 3 राज्य देख लीजिए। सबसे टॉप पर आता है गुजरात कपास उत्पादन में, पहले पर, दूसरे पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे पर तेलंगाना आता है। ठीक है, तो पहले देखा जाए तो गुजरात का जो है कपास उत्पादन के मामले में 170 किलोग्राम की मीट्रिक टन गांठें जो है आपका 9.06 है। और संपूर्ण भारत में गुजरात का कपास उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सा कितना है? 27.85% है। महाराष्ट्र का 8.05 है। और हिस्सा कितना है महाराष्ट्र का कपास उत्पादन में? 24.74% है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तेलंगाना है, 5.08% है इसका। और 15.62% इसका संपूर्ण भारत में उत्पादन करता है तेलंगाना जो है कपास का। ठीक है, अब संपूर्ण भारत में कपास का उत्पादन 32.5%, ये 32.5 होता है। संपूर्ण भारत में जो है कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसको? कपास को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त हुआ है। जूट और मेस्ता के बारे में देखें तो जूट जो है भारत में कपास के बाद एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर फसल है। जूट जो है कपास के बाद जूट का नंबर आता है। व्यापार और उद्योग में कच्चे जूट और मेस्ता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कच्चा जूट देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कच्चे जूट को मूल रूप से केवल पैकेजिंग उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में माना जाता था, लेकिन अब इसे तरह तरह के वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, निर्माण और मोटर वाहन उद्योग मिट्टी सेवर के रूप में उपयोग करते हैं। सजावटी और उपहार सामग्री के रूप में भी आपका कच्चे जूट का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जूट और मेस्ता उत्पादक अग्रणी 3 राज्य देख लीजिए। देखिए, जूट और मेस्ता के उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल पहले पर है, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर असम आता है। तो अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में उत्पादन प्रत्येक 180 किलोग्राम वजन वाली मिलियन गांठें जो हैं 7.87 हैं। ठीक है, अखिल भारत में सबसे पूरे भारत में पश्चिम बंगाल का जूट उत्पादन में कितना योगदान है? 80.97% योगदान है। ठीक है, और बिहार जो है दूसरे पर आता है, यहाँ पर 0.99 आपका मिलियन गांठें हैं। और प्रतिशत कितना हिस्सा है बिहार में ये जूट और मेस्ता उत्पादन में? 10.15%। और असम तीसरे स्थान पर आता है, 0.68 मिलियन गांठें असम में। और ये कितना परसेंट योगदान देता है असम जूट उत्पादन में, जूट और मेस्ता उत्पादन में? 7.05%। और पूरे भारत में 9.7 मिलियन गांठें जो है आपका उत्पादन प्रत्येक 180 किलोग्राम वजन वाली आपका 9.7 मिलियन गांठें हैं पूरे भारत में जूट और मेस्ता का। ठीक है, तो देखिए टोसा जूट जो है आपका मध्यम और ऊंची भूमि की स्थिति में ये पैदा होती है, और जबकि सफ़ेद जो जूट होता है निचली भूमि की स्थिति में तुलनात्मक रूप से उगाया जाता है इसको। ठीक है, मेस्ता लगभग पूरे देश भर में उगाया जाता है। यह एक ऐसी फसल है जो नमी और कठिन हालत बर्दाश्त कर सकती है, मेस्ता जो है। ठीक है, मेस्ता की खेती जो है केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्रित है, जो जूट के विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों में फैला हुआ है। विशेष रूप से उत्तर बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में जूट क्षेत्र का एक प्रमुख भाग मिट्टी की प्रकृति में अम्लीय है। जूट की खेती उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहाँ प्रति वर्ष नदियाँ उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछाती हैं, वहीं पर जूट की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में डेल्टाई क्षेत्र में अधिक जूट पैदा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट पैदा होता है। गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, गन्ना जो है, जिसके लिए उच्च तापमान जो है 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस एवं 8 माह तक लगभग 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है गन्ना के लिए। ठीक है, अतः पकने की अवधि में पाला गन्ना में शर्करा की मात्रा को न्यून करता है और फसल के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। जबकि पाला जब पड़ता है बहुत ज़्यादा ठंडा वगैरह तो गन्ने की मिठास उससे कम हो जाता है। ठीक है, और गन्ना का उत्पादन भी जो है इससे प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो। कृषि सांख्यिकी एक झलक देख लीजिए 2024 के अनुसार फसलों के सिंचित क्षेत्रों का विवरण जो है कौन कौन सा है, तो देखा जाए तो गन्ना का जो है सिंचित क्षेत्र प्रतिशत 2021-22 के अनुसार ये देखा जाए तो 98.85% है। गेहूँ का 95.54% है, ये लेटेस्ट डाटा है इसके लिए। चावल का जो है 68.93 है परसेंट में है ये सब। ठीक है, कुल 9 तिलहन जो है ये 38.78% है। ठीक है, सिंचित क्षेत्र जो है ये सब। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक
उपोत्पाद है जिसका उपयोग जो है अल्कोहल निर्माण के लिए किया जाता है, शीरा का यूज जो किया जाता है, ठीक है। तथा प्राप्त खोई का उपयोग जो है भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, खोई का यूज जो है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं, चुकंदर से भी चीनी बनता है। गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम जिसे धारणी गन्ना उपकरण अथवा सतत गन्ना पहल यानी कि सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव पद्धति कहा जाता है। इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार के लिए वर्ष 2009 में किया गया था। इसका प्रारंभ गन्ना उत्पादक अग्रणी 3 राज्य, गन्ना उत्पादक टॉप 3 राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है, पहले पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में 215.81 मिलियन टन होता है और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में योगदान 47.62% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। महाराष्ट्र का 112.09 मिलियन टन उत्पादन होता है महाराष्ट्र में गन्ने का, और 24.73% योगदान देता है महाराष्ट्र जो है संपूर्ण भारत में गन्ने उत्पादन में। कर्नाटक जो है 41.81 आपका मिलियन टन उत्पादन होता है कर्नाटक, जो कि तीसरे स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। और पूरे भारत में कर्नाटक का योगदान 9.23% है, ठीक है। तो पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक है तीसरे पर गन्ना उत्पादन में, ठीक है। और पूरे भारत में 453.2 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है संपूर्ण भारत में, ठीक है। शक्कर नगर जो चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तेलंगाना राज्य में ये शक्कर नगर स्थित है, ठीक है। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम जो चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा 1903 में यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में भारत में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। चूंकि आज़ादी से पहले 1842 में नेल्लीकुप्पम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है उस वहाँ स्थापित किया गया था आज़ादी से पहले, ठीक है। गन्ने में प्रजनन का कार्य जो है कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में पड़ता है। वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान जो की स्थापना की गई थी दोस्तों। कहाँ पर? ये कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया था इसको। गन्ने की अड़साली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसकी बुआई जो होती है जुलाई से अगस्त के दौरान में होती है तथा यह पकने के लिए 18 महीने का समय लेती है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा भूमि जो है उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 2.79 मिलियन हेक्टेयर है, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए आपका भूमि जो है खेती के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है दूसरे पर, पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र है। 1.36 मिलियन हेक्टेयर है यहाँ पर गन्ने के लिए जो भूमि है, ठीक है, महाराष्ट्र में। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें, ऑयलसीड क्रॉप देख लीजिए तो तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला आदि है। ये सब आपका तिलहन की फसलें, ऑयलसीड क्रॉप है ये सब। पूसा बोल्ड, पूसा, जय किसान और वरुणा सरसों की प्रमुख ये प्रजातियां हैं, ये सब इसको याद रखिएगा। सरसों वर्गीय फसलें हमारे देश की तिलहन अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इन फसलों की बढ़ोतरी का सीधा असर जो है आपका दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत में होता है। इन फसलों में तोरिया, पीली व भूरी सरसों, गोभी सरसों, कड़राई, राया जो कि भारतीय सरसों है, व तारामीरा, ये सब है, ठीक है। रेपसीड और सरसों उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन है? पहले स्थान पर यहाँ पर आता है राजस्थान का नंबर आता है पहले पर, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर यूपी जो है आपका रेपसीड और सरसों उत्पादक अग्रणी 3 राज्य। रेपसीड सरसों उत्पादक के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर यहाँ आ रहा है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार ये सब दिया है। तो देखा जाए तो राजस्थान पहले पर है। राजस्थान में जो आपका मिलियन टन कितना होता है? 5.76 मिलियन टन, और राजस्थान का परसेंट हिस्सा कितना है? 43.43% है। उत्तर प्रदेश का 1.96 मिलियन टन है यहाँ, और उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 14.80% है। मध्य प्रदेश तीसरे पर है, 1.92 जो है मिलियन टन है उत्पादन, और 14.45% आपका पूरे भारत में ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तीसरे स्थान पर आता है रेपसीड सरसों उत्पादन के मामले में। अखिल भारत में जो उत्पादन होता है इसका रेपसीड सरसों का, तो 13.3 है मिलियन टन है। दोस्तों सरसों की खेती जो है अधिकतर वर्षा सिंचित, नमी अथवा सीमित सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में की जाती है। मूंगफली की कृषि जो है मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। मूंगफली जो है खरीफ फसल का हिस्सा है ये। मूंगफली की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में आपका खोद दी जाती है, ठीक है।
मूंगफली उत्पादन जो है सबसे टॉप 3 राज्य 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात में दोस्तों आपका मूंगफली उत्पादन पहले पर गुजरात है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, देखा जाए गुजरात का तो 4.64 मिलियन टन है और हिस्सा गुजरात का कितना है प्रतिशत में 45.62% हिस्सा है। राजस्थान का 2.03 मिलियन उत्पादन होता है और 19.91% राजस्थान का हिस्सा है। मध्य प्रदेश का 0.98 मिलियन टन उत्पादन होता है और 9.65% आपका हिस्सा है अखिल भारत में मध्य प्रदेश का ये मूंगफली उत्पादन में। और पूरे भारत में 10.8 मिलियन टन जो है मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली खाने में स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं प्रोटीन का एक सस्ता, देखिए प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत मूंगफली होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन ई और कुछ बी समूह की प्रचुर मात्रा होती है मूंगफली में। इसके पौधे में सूखा सहन करने की शक्ति होती है। ठीक है, पेगिंग जो है आपका मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, पेगिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की प्रमुख प्रजातियां देख लीजिए, T64, चित्रा, चंद्रा और कौशल, ये सब मूंगफली की प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। मूंगफली के प्रमुख कीट देख लीजिए तो दीमक लगता है, उसमें सफ़ेद लट लग जाता है, आप लोग देखे होंगे। अमेरिकन सुंडी लग जाती है, पत्ती भक्षक कीट लग जाता है, पत्ती सुरंगी लगती है, उसमें चेपा लगता है, तेला जैसेट लगता है तथा थ्रिप्ट, ये सब आपका मूंगफली में होने वाला ये कीट है, रोग, ये सब कह सकते हैं इसको। मूंगफली के प्रमुख रोग कौन से हैं आपका, अगेती पड़ चित्ती, पछेती पड़ चित्ती, स्तंभ भूल संधि विगलन रोग, शुष्क जड़ विगलन रोग या ड्राई रूट, ये सब हो जाता है रोग। और अल्टरनेरिया पड़ चित्ती हो गया, तना विगलन, मूंगफली कली परिगलन रोग, मूंगफली तना परिगलन रोग तथा कीट रोग रस्ट जैसे होता है, ये सब मूंगफली वाले रोग हैं ये सब। ठीक है, सोयाबीन उत्पादक अग्रणी 3 राज्य, सोयाबीन के उत्पादन के मामले में 2023-24 का आंकड़ा है ये, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट आंकड़ा यही है। मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर आता है सोयाबीन में, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में आपका 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन होता है, जो कि पहला स्थान पर है। और पूरे भारत में मध्य प्रदेश का हिस्सा है सोयाबीन उत्पादन के मामले में कितना परसेंट हिस्सा है, 41.92% है। महाराष्ट्र का 5.23 मिलियन टन है और 40.09% हिस्सा है। और राजस्थान का 1.17 मिलियन टन उत्पादन होता है, 8.96% हिस्सा है राजस्थान का। ठीक है, याद रखिएगा। सूरजमुखी के उत्पादन में टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो कर्नाटक पहले पर कर्नाटक, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर उड़ीसा है। तो कर्नाटक में 0.07 मिलियन टन जो है आपका उत्पादन होता है सूरजमुखी का, और कर्नाटक का हिस्सा जो है 40.72% जो है उत्पादन करता है संपूर्ण भारत का कर्नाटक जो है सूरजमुखी का। और हरियाणा जो है 0.03 मिलियन टन उत्पादन करता है और 17.37% हरियाणा का हिस्सा। उड़ीसा का 0.02 मिलियन टन उत्पादन करता है और 13.77% हिस्सा है आपका ओडिशा का सूरजमुखी के उत्पादन में। तंबाकू उत्पादन जो है टॉप 3 राज्य देख लीजिए 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो गुजरात जो है आपका, देखिए ये सब जो एकदम बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है, उसके बाद का अभी कोई आंकड़ा नहीं मिला है 2022-23 का, बिल्कुल आप लेटेस्ट आंकड़ा है, इसको याद रखिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। देखिए गुजरात की बात करें तो गुजरात पहले पर है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर उत्तर प्रदेश आता है आपका तंबाकू उत्पादन में। तो गुजरात में 447.22 हज़ार टन जो है तंबाकू का उत्पादन होता है और परसेंट में 58.09% पूरा हिस्सा है गुजरात का तंबाकू उत्पादन में पूरे भारत में। आंध्र प्रदेश दूसरे पर आता है 118.09 हज़ार टन आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादन होता है, 15.34% जो है हिस्सा है आंध्र प्रदेश का तंबाकू उत्पादन में। उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों तंबाकू उत्पादन में। यूपी जो है, याद रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग, कितना हज़ार टन उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में तंबाकू का, 93.43 हज़ार टन उत्पादन होता है यूपी में तंबाकू का। और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो तंबाकू उत्पादन में 12.14% है। और संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में जो तंबाकू उत्पादन कितना होता है 769.86 हज़ार टन तंबाकू उत्पादन होता है पूरे भारत में। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा शहतूत रेशम होता है। कर्नाटक देश के कुल रेशम शहतूत प्लस गैर शहतूत का लगभग 32.3% 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भाग इतना उत्पादित करता है, जो है आपका कर्नाटक। वर्ष 2022-23 के संदर्भ में कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ठीक है, इस दृष्टि से आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक पहला स्थान पर है।
किसमें? रेशम के उत्पादन में। ठीक है, मूंगा रेशम जो है असम राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। मूंगा टाइप का जो रेशम होता है वो असम में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। ठीक है, रेशम सिल्क उत्पादों के प्रति व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु रहा है। देखिए, वस्त्रों की रानी कहा जाता है रेशम को। विख्यात रेशम जो है विलासिता, मनोहरता, विशिष्टता एवं आराम का सूचक है रेशम जो है। रेशम कीट का जीवन चक्र जो होता है 4 चरणों में, 4 स्टेज होता है रेशम कीट का जीवन चक्र। क्या होता है? अंडा होता है, फिर इल्ली होती है, फिर प्यूपा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? शलभ या फिर माथ इसको बोलते हैं। याद रखिएगा 4 स्टेज है इसका। ठीक है, रेशम ऊंचे दाम किंतु कम मात्रा का एक उत्पाद है जो विश्व के कुल वस्त्र उत्पादन का नाम मात्र है। रेशम जो है हाई, इसका रेट जो होता है बहुत हाई होता है रेशम का। रेशम उत्पादन एक श्रम आधारित उच्च आय देने वाला उद्योग है। इसके उत्पाद के अधिक मूल्य मिलते हैं तथा इसे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग के अनुसार विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? एशिया में होता है, टॉप पर है एशिया महाद्वीप। ठीक है, विश्व के रेशम मानचित्र में उत्पादन जो है 60 देशों में फैला हुआ है, किंतु अधिक मात्रा में उत्पादन जो है चीन एवं भारत में होता है तथा इसके उपरांत उज्बेकिस्तान, वियतनाम एवं उत्तरी कोरिया देश में है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर रेशम आपूर्ति करने में चीन जो है आपका अग्रणी रहा है। चीन जो है पहले नंबर पर रहा है दोस्तों रेशम आपूर्ति, रेशम की सप्लाई करने के मामले में। ठीक है, देखिए चीन के बाद भारत का नंबर आता है, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया और उत्तरी कोरिया, ये सब आपका है यहाँ पर रेशम के मामले में। भारत में शहतूत रेशम का अधिकांश उत्पादन जो है मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहतूत का रेशम वाला उत्पादन कहाँ होता है? पहले नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु है। ठीक है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन पहले पर आपका झारखंड आता है गैर शहतूत के मामले में, दूसरे पर ये छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे पर उड़ीसा आता है। ठीक है, तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है गैर शहतूत रेशम का उत्पादन। व्यावसायिक महत्व की कुल 5 रेशम किस्में होती हैं जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती है, जो विभिन्न खाद्य पौधों पर पलते हैं। ये किस्म कौन कौन सी है रेशम की? देख लीजिए 5 किस्में: शहतूत, ओक टसर, उष्णकटिबंधीय टसर, ये मूंगा एवं ईरी। मूंगा एवं ईरी, ये सब 5 किस्में हैं आपका रेशम की, याद रखिएगा। शहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर शहतूती किस्मों को समान रूप से वान्या कहा जाता है। केंद्रीय सेरीकल्चर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बरहामपुर पश्चिम बंगाल में है, जबकि केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक के बंगलुरु शहर में स्थित है। इनको याद रखिएगा। यह रेशम कीट पालन के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों, रेशम के जितने भी 5 व्यापारिक जो किस्में हैं उसका एकमात्र जो उत्पादन देश कौन है? भारत है। ठीक है, रेशम की ये 5 श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? मलबेरी हो गया, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ईरी और मूंगा, ये सब भारत में होता है। ठीक है, दलहनी फसलें अब देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया था। 2016 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, याद रखिएगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया था 2016 को। कुल दाल उत्पादक जो है टॉप 3 राज्य देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में 5.97 मिलियन टन जो है दाल का उत्पादन होता है। और पूरे भारत में मध्य प्रदेश का दाल उत्पादन में कितना परसेंट हिस्सा है? 24.64% है। महाराष्ट्र दूसरे पर है, 4.01% मिलियन टन उत्पादन होता है महाराष्ट्र में दाल का, और 16.53% जो होता है महाराष्ट्र में होता है दाल। राजस्थान तीसरे पर है, 3.33 मिलियन टन जो है राजस्थान में दाल का उत्पादन होता है, और प्रतिशत हिस्सा कितना है? 13.75%। और पूरे भारत में दाल का उत्पादन 24.25 मिलियन टन है। ठीक है, दालें जो है कौन कौन सी होती है? अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, खेसारी आदि अनाजों से प्राप्त होता है ये दाल जो होता है। यह अनाज दलहन कहलाते हैं। ठीक है, इन अनाजों को क्या कहते हैं हम लोग? दलहन कहा जाता है। तथा इनकी फसलों को क्या कहते हैं? दलहनी फसल कहते हैं। ये सभी अनाज वनस्पति शास्त्र के लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख दलहन फसल जो है अरहर की उत्पत्ति जो है भारत में हुई थी। ठीक है, अरहर पिजोन पी जो है भारत में उगाई जाने वाली लगभग सभी दालों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अरहर की जो दाल है इसका उत्पादन देश के लगभग सभी जगहों पर, अरहर का उत्पादन पूरे भारत में लगभग सभी जगहों पर होता है।
इसका ये वनस्पतिक नाम क्या है अरहर का दोस्तों? अरहर का वनस्पतिक नाम है कैजनस कजान। ठीक है, अरहर की दाल को तूर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अरहर की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु के साथ साथ बुआई के समय लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। इसकी अच्छी फसल के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें प्रचुर मात्रा में स्फूर तथा पीएच मान 7 से 8 के बीच हो अच्छी होती है उसके लिए। ठीक है, तूर या अरहर के उत्पादन में टॉप 3 राज्य देख लीजिए। पहले पर कर्नाटक है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है अरहर के मामले में, अरहर उत्पादन के मामले में दोस्तों। 2023-24 का ये आंकड़ा है। ठीक है, लेटेस्ट डाटा है ये। कर्नाटक में देखें तो पहले नंबर पर कर्नाटक है 1.02 मिलियन टन के साथ, और पूरे भारत में कर्नाटक जो है 29.84% हिस्सा जो है ये अरहर उत्पादन करता है। महाराष्ट्र जो है दूसरे पर 0.89 मिलियन टन महाराष्ट्र में होता है अरहर का उत्पादन, और 26.13 जो है प्रतिशत हिस्सा है महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश जो है 0.40 मिलियन टन उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश अरहर का दोस्तों, या अरहर या तूर का। ठीक है, याद रखिएगा, अरहर तूर एक ही चीज़ है, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देगा तो। और उत्तर प्रदेश का जो योगदान है कितना परसेंट है ये अरहर उत्पादन में? 11.57% है हिस्सा। ठीक है, परसेंट में पूछेगा तो इतना हो जाएगा। और पूरे भारत में अरहर उत्पादन 3.39 मिलियन टन होता है। अरहर की खेती के लिए 2 प्रकार की उन्नतशील प्रजातियां उगाई जाती हैं। पहली जो है अगेती प्रजातियां होती हैं, जिसमें उन्नत प्रजातियां हैं। अगेती प्रजातियों के अंतर्गत कौन कौन सी उन्नत प्रजाति हैं? पारस है, टाइप 21 है, पूसा 992 है, उपास 120 आदि। ये सब आपका अरहर की अगेती प्रजाति है, इसको याद रखिएगा यहाँ। दूसरी पछेती या फिर देर से पकने वाली प्रजाति उसको बोलते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? बहार होता है, अमर, नरेंद्र अरहर, आजाद अरहर, मालवी बहार, मालवी चमत्कार आदि। ये सब जो है देर से पकने वाली प्रजातियां होती हैं अरहर की। ठीक है, ये पहले पकने वाली प्रजाति है, ये सब ये देर से पकने वाली है। अरहर की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं? फली मक्खी होती है, फली छेदक इल्ली होती है, फली का मतकुड़, प्लूमाथ और बीटल बिटल होता है। ये सब होता है कीट का नाम है ये सब। ठीक है, अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ये सब। चना रवि ऋतु में उगाए जाने वाली महत्वपूर्ण जो है दलहन फसल है। चना जो है रवि ऋतु में उगाई जाती है, ये दलहन फसल है चना। भारत में चने का उत्पादन जो है कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में चने का उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, चना दलहनी फसल होने के कारण वातावरण में नाइट्रोजन एकत्र कर भूमि की उर्वरा शक्ति को जो है चना बढ़ाता है। चना उत्पादक जो है टॉप 3 राज्य 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है 2.91 मिलियन टन चने का उत्पादन करता है, और इसका भारत में मध्य प्रदेश का हिस्सा 26.40% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। प्रतिशत में बात करें तो इतना हो जाएगा। महाराष्ट्र दूसरे पर है, 2.84 मिलियन टन महाराष्ट्र में चना उत्पादन होता है। 25.69% जो है हिस्सा है महाराष्ट्र का है। राजस्थान का है 1.92 मिलियन टन उत्पादन करता है, 17.39% हिस्सा है राजस्थान का। और पूरे भारत में दोस्तों आपका चना का उत्पादन 11.04 मिलियन टन चना उत्पादन पूरे भारत में होता है। चने की खेती के लिए समशीतोष्ण एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। चने की पैदावार हल्की, ऊंची और भली भांति सूखी हुई भूमि में होता है। ठीक है, चने की खेती के लिए अनुकूलित तापमान कितना होना चाहिए? लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चने की खेती जो है मुख्यतः वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है। पाला पड़ जाने से इसके फूल जो है नष्ट हो जाते हैं, चने के फूल, जिससे इसका दाना जो है क्या होता है? सूख जाता है। आप लोग देखते होंगे ज़्यादा पाला वगैरह पड़ जाता है, जाड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो चने की फसल के लिए सामान्यतः लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। इससे ज़्यादा वर्षा होगी तो नुकसान होगा चने की फसल को। चने की खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि में जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि अधिक क्षारीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, चने की फसल जो है आपका दलहनी होने के कारण इसको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि चने के पौधे की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वजह से नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है चने को। दोस्तों, चने की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग कौन से हैं? दीमक लगता है, कटवर्म होता है, फली छेदक, झुलसा रोग और उखटा रोग जिसे विल्ट बोलते हैं, ये सब होता है। चने की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं? पंत 114, गौरव, राधे, K4,
भारतीय ICC-V10, पूसा 372, पूसा 256, पूसा काबुली 1003, गुजरात ग्राम 4, वैभव जवाहर ग्राम काबुली मतलब 1 JGK 1, पूसा 391, विकास विजय विशाल धारवाड़ प्रगति BDG 72, गुजरात ग्राम 1, गुजरात ग्राम 2। ये सब याद रखिएगा। चने की विभिन्न किस्में हैं, प्रजातियां हैं, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मटर के बारे में देखें तो एक फूल धारण करने वाली द्विबीजपत्री पौधा है मटर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। इसकी जड़ में जो है गांठें मिलती हैं। इनकी संयुक्त पत्ती के अलग कुछ पत्रक यानी कि लीफलेट प्रतान में बदल जाते हैं। यह शाकीय पौधा है जिसका तना जो है खोखला होता है। इसका वास्तविक नाम क्या है? पाइसम सेटिवम मटर इसका वास्तविक नाम है मटर का, ठीक है। मटर भारत में सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मटर जो है ज़्यादातर जाड़े में उगाया जाता है। मटर में न केवल प्रोटीन तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अपितु इसमें विटामिन, फास्फोरस और लौह तत्व भी काफ़ी मात्रा में मटर में पाए जाते हैं। मटर की प्रमुख प्रजाति देख लीजिए, रचना, शिखा, मालवी मटर 15, पंत मटर 5, प्रकाश, जय, सपना, आदर्श, पंत P42 तथा अमन प्रजातियाँ। ये सब मटर की प्रमुख प्रजातियाँ हैं, किस्में हैं, ठीक है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति हैं। देखिए अपर्णा जो मटर की ऐसी प्रजाति हैं जिसमें पत्ती उत्ती नहीं होता है, ठीक है। मटर की फसल हल्की बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मटियार दोमट मिट्टी तक की विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए उपयुक्त भूमि अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी या फिर हल्की दोमट मिट्टी में सबसे बेहतर तरीके से मटर पैदावार होता है। मटर के लिए सबसे उपयुक्त जो है पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 होता है। क्षारीय मिट्टी में इसकी पैदावार अच्छी नहीं होती है। क्षारीय मिट्टी में मटर की पैदावार। मटर की फसल में प्रमुख रोग कौन से हैं? बुकनी रोग होता है या फिर पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, उकठा रोग हो जाता है, सफ़ेद गलन रोग होता है, झुलसा रोग हो जाता है तथा बीज गलन रोग। ये सब मटर के रोग होते हैं। मसूर का वास्तविक नाम क्या है? लेंस कुलिनेरिस, ये मसूर का वास्तविक नाम है ये। और रबी की दलहनी फसलों में मसूर का जो है प्रमुख स्थान है, ठीक है। इसकी खेती जो है प्रायः असिंचित क्षेत्रों में धान के फसल के बाद मसूर की खेती की जाती है, ठीक है। रबी मौसम में सरसों एवं गन्ने के साथ अंतर फसल के रूप में लगाया जाता है इसको। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में भी मसूर की खेती बहुत हेल्प करती है, ठीक है। मसूर की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? पूसा, वैभव, IPL 81, ठीक है। IPL से याद रखिएगा, IPL 81 ये किसकी? मसूर की किस्में हैं, ठीक है, प्रजाति हैं। नरेंद्र मसूर -1, ये पंत मसूर 5, DPL 15, K15, K75 तथा IPL 406, ये सब मसूर की किस्में हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फसल की वनस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु तथा पकने के समय गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। फसल के लिए लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मसूर की फसल में रोग देख लीजिए कौन कौन से लगते हैं। उकठा रोग, गेरोई रोग, ग्रीवा गलन, मूल गलन प्रमुख ये सब रोग हैं। मूंग लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मूंग जो होता है, तथा इसका ये वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। ये मूंग का वनस्पति नाम है, ठीक है। इसकी तासीर जो है ठंडी होती है। उत्तरी भारत में इसे वर्षा, खरीफ तथा ग्रीष्म ऋतु जायद में उगाते हैं, इसको जो मूंग होती है, ठीक है, मूंग को। दक्षिण भारत में मूंग को रबी के मौसम में उगाते हैं। साउथ इंडिया में मूंग की फसल में फलियों की तुड़ाई के बाद इसे खेत में ही मिट्टी में दबा देने से हरी खाद का काम करती है। ये मूंग की खेती के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। खेती हेतु समुचित जल निकासी वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान लगभग 7 से 8 होना चाहिए। मूंग की प्रमुख उन्नतशील जो प्रजातियां कौन सी हैं? टाइप 44, पंत मूंग फर्स्ट, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, नरेंद्र मूंग फर्स्ट, मालवी ज्योति, मालवी जनचेतना, मालवी जनप्रिय, सम्राट, मालवी जागृति, मेहा आशा, मालवीय जन कल्याणी। ये सब मूंग की प्रमुख किस्में हैं, प्रजातियां हैं जिसको बोलते हैं। मूंग के निम्न प्रकार के रोग लगते हैं। मूंग में कौन कौन से रोग लगते हैं?
पीला मोजेक लग जाता है, चारकोल लगता है, बिगलन, वड़ चित्ती, ये सब लगता है। उड़द देश का एक प्रमुख दलहनी फसल है। इसका वास्तविक नाम है उड़द, ये वनस्पतिक नाम जो उड़द का है क्या है, नाम विग्ना मूंगो, ठीक है, विग्ना मूंगो इसका वनस्पतिक नाम है उड़द का। इसकी खेती मुख्य रूप से खरीफ में की जाती है उड़द की खेती, लेकिन जायद के समय में बुआई की सघन पद्धतियों को अपनाकर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। उड़द की प्रमुख दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला है आपका खरीफ में उत्पादन हेतु, जैसे शेखर 3, ये सब उड़द की प्रजातियां किस्में हैं ये सब, ठीक है। शेखर 3, आज़ाद उड़द 3, पंत उड़द 31, WBU 108, पंत यू 30, IPU 94 एक उत्तरा एवं PDU1 मुख्य रूप से ये सब है आपका पहला वाला में। खरीफ में ये सब उत्पादन होता है। जायद में देखा जाए तो जायद में उत्पादन के लिए पंत यू 19 है, पंत यू 35, टाइप 9 नरेंद्र उड़द 1, आज़ाद उड़द 1, उत्तरा आज़ाद उड़द 2 एवं शेखर 2 प्रजातियाँ, ये सब जायद के समय उगाई जाती है प्रजाति। उड़द की फसल में लगने वाले रोग कौन से हैं, पड़दाग रोग और पीला मोजेक चित्रवट, ये सब रोग है। राजमा जो है मुख्यतः समशीतोष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। राजमा जो होता है, इसकी हरी फलियों को सब्जी के रूप में तथा दानों को दाल के रूप में यूज़ किया जाता है राजमा का, ठीक है। यह लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा है राजमा जो होता है दोस्तों, ठीक है। इसका वनस्पतिक नाम है फिजियोलस बेलगेरिया, राजमा का वनस्पतिक नाम है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। राजमा की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट अथवा हल्की दोमट भूमि उपयुक्त होती है। राजमा की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, PDR 14 उदय, मालवीय राजमाश 15, मालवीय 137, VL 63, IPR 94 4, अंबर आदि, ये सब राजमा की प्रजातियां हैं, किस्में हैं। लोबिया भी लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है ये, जिसका वनस्पतिक नाम क्या है, विग्ना अनगुइकुलाटा इसका वनस्पतिक नाम है। इसकी खेती गर्म व आर्द्र जलवायु में उपयुक्त है। लगभग 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक रहता है इसकी खेती। उपयुक्त दलहनी फसलों के अतिरिक्त खेसारी का भी प्रयोग निम्न कोटि की दाल के रूप में किया जाता है। खेसारी के अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य का काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये खेसारी ज़्यादा खाने से नुकसान भी करता है हेल्थ के लिए। दलहनी फसलों में हवा में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है दलहनी फसलों में, ठीक है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है कोबाल्ट, ठीक है, तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है ये कोबाल्ट जो है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम उसको बोला जाता है बैक्टीरिया को। बागान फसलें देखा जाए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का। भारत में बागानी कृषि जो है प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, चाय हो गया, टी हो, कॉफ़ी हो गई, कहवा, रबड़ एवं नारियल, कोकोनट, ये सब आपका बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख ये सब फसलें हैं। भारत में कॉफ़ी की दो प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती है। कॉफ़ी की किस्में दो हैं, अरेबिका और रोबस्टा, इसको याद रखिए, भारत में उगाया जाता है ये कॉफ़ी की किस्में। ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होती है। प्रमुख राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन 2022-23 के अनुसार देखा जाए मिलियन टन में दिया हुआ है ये। तो कर्नाटक जो है पहले स्थान पर आता है, यहाँ पर कर्नाटक पहला स्थान पर कॉफ़ी उत्पादन में, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर आंध्र प्रदेश है और पाँचवें पर उड़ीसा है और छठे पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कर्नाटक में जो है आपका अरेबिका किस्म की कॉफ़ी जो है 72,020 मिलियन टन उत्पादन हुआ था और रोबस्टा किस्म का जो उत्पादन हुआ था 1,76,000 उत्पादन हुआ था रोबस्टा किस्म का, मिलियन टन में है ये, ठीक है। 2022-23 का आंकड़ा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुल जो हुआ था, कुल मिलाकर कितना हो गया कर्नाटक में, तो
2,48,020 हो गया, ठीक है, मिलियन टन। तो केरल दूसरे स्थान पर है, 1975 मिलियन टन हुआ केरल में अरेबिका किस्म का, और रोबस्टा किस्म का 70,450 हुआ है, और कुल हो गया 72,425 हो गया। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर 13,250 हो गया, अरेबिका का नंबर आया, और रोबस्टा जो होता है रोबस्टा किस्म का 5,450, और कुल मिलाकर 18,700 हो गया तमिलनाडु में। ये आपका कॉफ़ी का उत्पादन। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है, यहाँ पर 12,225 हुआ है, और यहाँ पर 40 आपका रोबस्टा किस्म है, और 12,265 टोटल हो गया। उड़ीसा पाँचवें स्थान पर 465 हो गया है, और 0 हो गया आपका रोबस्टा किस्म का, और 465 हो गया कुल मिलाकर। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अरेबिका किस्म का 65 मिलियन टन है, और 60 जो है रोबस्टा किस्म का, और 125 हो गया कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। टोटल दोस्तों जो सकल योग कितना हुआ, कुल मिलाकर जो योग हुआ है 1,00,000 मिलियन टन हो गया, किसका दोस्तों, अरेबिका का 1,00,000 मिलियन टन हो गया, और रोबस्टा का कुल मिलाकर कितना हो रहा है 2,52,000 मिलियन टन हो रहा है। और यहाँ पर कुल योग कितना हो गया सकल इसका यहाँ पर मिलाकर, तो 3,52,000। 1942 में कॉफ़ी अधिनियम 7 के जरिए कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया था 1942 में, ठीक है। चाय एक ऐसा उद्योग है जो संसद के अधिनियम के तहत संघीय सरकार के नियंत्रणाधीन है, चाय जो है। टी बोर्ड भारत की उत्पत्ति हुई थी 1903 में, तब हुई जब भारतीय चाय उपकर विधेयक पारित किया गया था। वर्तमान टी बोर्ड का गठन जो है चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अधीन 1 अप्रैल 1954 को किया गया था। टी बोर्ड का गठन, वर्तमान टी बोर्ड का। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, और संसार में यह अधिकांश पसंद की जाती है। सबसे ज़्यादा जो है आपका चाय को पसंद किया जाता है। यह मुलायम एवं नई पत्ती द्वारा तैयार की जाती है चाय जो होती है। चाय के लिए जो है सब न्यूनतम जो वर्षा होनी चाहिए 150 से 200 सेमी वर्षा होनी चाहिए, तथा तापमान कितना होना चाहिए चाय पैदा करने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, जिससे कि इनकी जड़ों में जल का जमाव ना हो सके, जिससे कि चाय अच्छे से पैदा हो सके। ढलान में की जाती है। चाय के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। चाय की पत्तियों की तोड़ाई जो है वर्ष में कई बार होती है। इसकी खेती रोपड़ विधि से की जाती है। चाय की खेती याद रखिए कौन सी विधि, रोपड़ विधि। अघतन आंकड़ों, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत जो है दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दूसरे स्थान पर आता है चाय उत्पादन में दुनिया में, और पहले स्थान पर चीन आता है। पहले स्थान पर चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, भारत का स्थान दूसरा है, याद रखिएगा। भारत में चाय के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, ये सब हैं। उत्तर पूर्वी भारत के तहत कौन कौन सा आता है, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्र आते हैं उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत। और दक्षिण भारत के तहत तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक आदि राज्य में होता है चाय। पश्चिम हिमालय क्षेत्र के तहत हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में चाय होता है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, असम है, ठीक है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य दोस्तों असम पहले स्थान पर आता है चाय उत्पादन में। भारत में रबड़ बोर्ड का गठन जो है आपका रबड़ उत्पादन और विपणन विधेयक एक्ट 1947 के तहत 18 अप्रैल 1947 को भारतीय रबड़ बोर्ड का गठन हुआ था। 18 अप्रैल 1947 को, ठीक है। रबड़ उत्पादन और विपणन विधेयक एक्ट 1954 द्वारा भारतीय रबड़ बोर्ड का नाम जो है आपका रबड़ बोर्ड रखा गया था। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है, केरल में होता है, पहला स्थान पर है। यहाँ देश का अधिकांश भाग उत्पादित होता है केरल में। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक ये सब जिले हैं, याद रखिएगा। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ, नारियल सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। पहला स्थान पर कर्नाटक है नारियल उत्पादन के मामले में। इस संदर्भ में तमिलनाडु जो है दूसरे स्थान पर है, और केरल जो है तीसरे स्थान पर है नारियल उत्पादन में, ठीक है। पहले पर नारियल उत्पादन में कर्नाटक हो गया, दूसरे पर तमिलनाडु हो गया, और तीसरा स्थान किसका है, केरल का है, ठीक है, याद रखिएगा। आम जो है भारत का प्रमुख फसल है, आम, जो विश्व में फलों के राजा के नाम से विख्यात है। फल का राजा आम है, ठीक है। यह विटामिन ए, सी, कैल्शियम तथा फास्फोरस का आम में काफ़ी भरपूर स्रोत है, ये सब चीज़ों का, मतलब विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस का, ठीक है। देश में आम की लगभग कई प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु व्यापारिक स्तर पर अल्फांसो, केसर, आम्रपाली,
तोतापुरी और बनारसी लंगड़ा प्रमुख ये सब आम है। ठीक है, आम की किस्में हैं। आम की बीज रहित जो है सीडलेस जो है प्रजाति सिंधु है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। इसमें बीज उज नहीं पाया जाता है। जो सिंधु की जो प्रजाति है आम की, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है। आम की आम्रपाली किस्म जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। ये जो आम की आम्रपाली किस्म जो है, ठीक है, दशहरी वन चौसा एवं लंगड़ा जो है नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। दशहरी 51 नियमित फसल वाली प्रजाति है ये आम की। आम को नियमित फसल वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं आम की? तो बेंगालोरा है, जिसे तोतापुरी बोलते हैं, नीलम है, आम्रपाली, ये सब नियमित फसल वाली प्रजाति हैं, रेगुलर फसल वाली। तो दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है दशहरी आम के मामले में, जो मुख्य रूप से मलिहाबादी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में सबसे ज़्यादा जो है दशहरी आम होता है। लखनऊ में जो कि पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा दशहरी आम का, यूपी में मलिहाबाद में। ठीक, आम के उत्पादन में टॉप 5 राज्य देख लीजिए 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर बिहार, चौथे पर कर्नाटक और पांचवें पर गुजरात आता है। ठीक है, पहले स्थान पर दोस्तों उत्तर प्रदेश है आम उत्पादन के मामले में। तो 1000 हेक्टेयर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 323.70 हज़ार हेक्टेयर में जो है आम उत्पादन होता है। और उत्पादन जो है 1000 टन कितना होता है उत्तर प्रदेश में? कितना 1000 टन उत्पादन होता है आम का? 6069.28 हज़ार टन। ठीक है, 1000 टन। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर 398.82 हज़ार हेक्टेयर में आंध्र प्रदेश में आम का उत्पादन होता है। तो 4985.28 हज़ार टन जो है उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। तीसरे पर बिहार आता है, 164.63 हज़ार हेक्टेयर में होता है और 1580.43 हज़ार टन जो है उत्पादन करता है। कर्नाटक चौथे पर 145.74 और 1544.45 हज़ार टन जो है कर्नाटक में आम उत्पादन होता है। गुजरात पाँचवें पर है, 177.51 हज़ार हेक्टेयर में आम उत्पादन होता है और 1115.14 हज़ार टन जो है आम उत्पादन करता है गुजरात जो है। ठीक है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा आप। दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर बिहार, चौथे पर कर्नाटक, पांचवें पर गुजरात। क्रम से आपको सजाने को भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति जो है आपका अल्फांसो या फिर अल्फांसो है। भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अल्फांसो किस्म की आम होती है। सब्जी के उत्पादन में टॉप 5 राज्य देख लीजिए, 5 स्टेट सब्जी के मामले में 2024-25 का आंकड़ा है ये। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर बिहार, पांचवें पर महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा जो है सब्जी का उत्पादन होता है। तो 1444.43 हज़ार हेक्टेयर में आपका उत्तर प्रदेश में सब्जी उत्पादन होता है। और उत्पादन 1000 टन में देखें तो 3617.71 हज़ार टन जो है आपका सब्जी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर है, 1589 हज़ार हेक्टेयर में आपका होता है ये 29,976.93 उत्पादन जो होता है 1000 टन में होता है। मध्य प्रदेश तीसरे पर 1276.41 हज़ार हेक्टेयर में इसका उत्पादन होता है सब्जी का मध्य प्रदेश में और 24,296.78 हज़ार टन में उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। और चौथे पर बिहार है, 916.09 हज़ार हेक्टेयर जो है बिहार में सब्जी उत्पादन होता है और 17,987.39 हज़ार टन उत्पादन करता है। महाराष्ट्र आपको पाँचवें पर है, यहाँ पर 1073.72 जो है इसका और 16,062.07 आपका हज़ार टन जो है उत्पादन करता है सब्जी का महाराष्ट्र जो है पाँचवें पर है। और पूरे भारत में दोस्तों आपका 11,431.20 हज़ार हेक्टेयर जो है सब्जी उत्पादन होता है और 21,000 ये 2,14,563.28 हज़ार टन जो है आपका भारत में सब्जी उत्पादन होता है कुल। ठीक है, भारत में फल उत्पादन में टॉप 5 राज्य देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024-25 का आंकड़ा है। देखा जाए तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है दोस्तों फल उत्पादन के मामले में। ठीक है, और चौथे पर मध्य प्रदेश है, पांचवें पर गुजरात है। तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में 793.54 हज़ार हेक्टेयर में आपका ये उत्पादन होता है, फल का उत्पादन होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश फल उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है देश भर में।
और 18,332.63 हज़ार टन जो है उत्पादन होता है फल का आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 872.76 हज़ार हेक्टेयर में उत्पादन करता है महाराष्ट्र। और कितना उत्पादन होता है? 15,439.54 हज़ार टन जो है फल का उत्पादन होता है दोस्तों महाराष्ट्र में। तीसरे पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा 574.18 हज़ार हेक्टेयर में आपका ये फल का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। और 14,090.40 जो है आपका हज़ार टन उत्पादन होता है फल का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है 463.15 जो है ये, और ये 9,765.33 हज़ार टन में उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। और गुजरात जो है 442.40 है आपका, और 8,383.32 हज़ार टन जो है उत्पादन करता है गुजरात। और भारत में पूरे भारत में 7,064.60 हज़ार हेक्टेयर में 7,064.60 हज़ार हेक्टेयर में आपका उत्पादन होता है ये फल का पूरे भारत में। और यहाँ पर कुल अगर देखा जाए कितना हज़ार टन भारत उत्पादन करता है फल का, 1,13,226.21 हज़ार टन का उत्पादन होता है भारत में फल का। ठीक है, समग्र बागवानी उत्पादक टॉप 5 राज्य देख लीजिए 2024-25 का आंकड़ा ये भी। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर महाराष्ट्र, पाँचवें पर आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो क्षेत्रफल हज़ार हेक्टेयर में तो 2607.73 हज़ार हेक्टेयर जो है आपका समग्र बागवानी उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। और उत्पादन हज़ार मीट्रिक टन में देखा जाए तो 50,609.96 हज़ार मीट्रिक टन में उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में आपका बागवानी, ये समग्र बागवानी। ठीक है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर महाराष्ट्र और पाँचवें पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दोस्तों यहाँ पर समग्र बागवानी उत्पादन में। अब देखिए बागवानी फसल उत्पादक जो है आपका टॉप 5 राज्य देख लीजिए। पहले पर कर्नाटक है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर केरल है, यहाँ आपका चौथे पर आंध्र प्रदेश है, पाँचवें पर पश्चिम बंगाल है। कर्नाटक में कितना होता है? 1462.78 हज़ार हेक्टेयर में आपका होता है आपका बागवानी फसल। और यहाँ पर उत्पादन हज़ार मीट्रिक टन कितना होता है कर्नाटक में? तो 5,489.76। ठीक है, दूसरे पर तमिलनाडु आता है, तीसरे पर केरल और आंध्र प्रदेश चौथे पर, पाँचवें पर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, कुल भारत में 4,519.83 हज़ार हेक्टेयर में दोस्तों आपका क्या होता है? आपका बागानी फसल उत्पादन होता है। और 17,936.56 जो है पूरे भारत में हज़ार मीट्रिक टन जो है पूरे भारत में बागानी फसल का उत्पादन होता है। मसाला उत्पादक टॉप 5 राज्य देखा जाए तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में पहले स्थान में, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है, चौथे पर राजस्थान है, पाँचवें पर तेलंगाना है। ठीक है, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाला होता है। ठीक है, कितना होता है मध्य प्रदेश में मसाला? 700, ये 2024-25 का आंकड़ा है, ये भी 774.25 हज़ार हेक्टेयर में होता है मसाला। और उत्पादन जो है हज़ार मीट्रिक टन कितना होता है मध्य प्रदेश में मसाले का? तो 3769.14 मीट्रिक टन, हज़ार मीट्रिक टन। ठीक है, फिर गुजरात दूसरे पर है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर राजस्थान, पाँचवें पर तेलंगाना। और पूरे भारत में दोस्तों 4,654.54 हज़ार हेक्टेयर में पूरे भारत में मसाला उत्पादन होता है। और यहाँ पर 11,995.91 हज़ार मीट्रिक टन जो है भारत जो है उत्पादन करता है मसाले का। समग्र फूल उत्पादक टॉप 5 राज्य देख लीजिए तो 2024-25 का आंकड़ा ये भी। पहले स्थान पर फूल उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है, चौथे पर कर्नाटक है, पाँचवें पर पश्चिम बंगाल है। तो तमिलनाडु में 48.40 हज़ार हेक्टेयर में जो है फूल का उत्पादन होता है। और उत्पादन हज़ार मीट्रिक टन में देखा जाए 712.52 आपका मीट्रिक टन, हज़ार मीट्रिक टन उत्पादन होता है फूल का। कहाँ? तमिलनाडु में। फूल उत्पादन में तमिलनाडु पहले पर है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जो है पाँचवें पर है। ठीक है, और पूरे भारत में बात करें तो 382.63 हज़ार हेक्टेयर में फूल का उत्पादन होता है। और 3,621.96 हज़ार मीट्रिक टन जो है आपका फूल का उत्पादन भारत करता है। अब ये देखिए क्रमशः यहाँ पर दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फल, सब्जी, मसाला एवं बागान फसलों के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार। देखिए आप लोग दोस्तों क्लास को शेयर करिए फटाफट, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखा जाए क्रम से पूछा जाता है सजाने को। देखिए कुल फल की बात करें तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है,
कुल फल के उत्पादन के मामले में दूसरे पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। यहाँ पर याद रखिएगा, कुल फल उत्पादन में यूपी का तीसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। केला उत्पादन में महाराष्ट्र पहले पर है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर तमिलनाडु है। और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर बिहार है। अमरूद उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। अमरूद के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है, अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र पहले पर है, दूसरे पर कर्नाटक है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले पर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश दूसरे पर है, उत्तराखंड तीसरे पर है। मस्क मेलन उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कुल फूल उत्पादन में तमिलनाडु पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप लोग एकदम ध्यान से याद रखें यहाँ पर, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा इसको एक दो बार और। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है कुल सब्जी उत्पादन में, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है कुल सब्जी के मामले में। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर बिहार है। टमाटर के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे पर कर्नाटक है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। प्याज में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है प्याज उत्पादन में, और मध्य प्रदेश दूसरे पर है, तीसरे पर कर्नाटक है। बैगन उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले पर है, उड़ीसा दूसरे पर है, गुजरात तीसरे स्थान पर है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर ध्यानपूर्वक, इसको नवीनतम एकदम आंकड़ा है। और प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिपसोना 2 है। वर्ष 2005 में विकसित कुफरी चिपसोना 3 मैदानी क्षेत्रों के लिए एवं कुफरी हिमसोना आदि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी ये किस्म है, ठीक है, कुफरी चिपसोना 2। आलू उत्पादक जो है टॉप 3 राज्य 2024-25 के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू होता है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार है। आलू उत्पादन में यूपी जो है हमारा पहले स्थान पर है। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गर्म मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। केरल में मसाले उत्पादन में केरल, ठीक है। केरल में कई प्रकार के मसाला फसलों के लिए उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है दोस्तों, किसको, केरल को, ठीक है। लौंग जो है आपका यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है, ये जो लौंग होता है, ठीक है। लौंग एक प्रकार का ये भी मसाला होता है, इसका उपयोग जो है आपका औषधि के रूप में भी किया जाता है, लौंग का यूज़। भारत में लौंग की सबसे ज़्यादा खेती जो है व्यापक कृषि तमिलनाडु में की जाती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, देखिए लौंग उत्पादन के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, 1100 से 1300 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल तथा लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर वाले क्षेत्र में काली मिर्च के उपजाए जाने की अधिक संभावना होती है। किसके, काली मिर्च की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। काली मिर्च के लिए ये सब आपका उपयुक्त होता है, इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए उगाने के लिए। काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है दोस्तों, काली मिर्च को। सनई, ढैंचा एवं उड़द आदि प्रमुख फसलों का उपयोग हरी खाद के लिए किया जाता है, ठीक है। सनई, ढैंचा एवं उड़द का। केचुए को कृषकों का मित्र एवं भूमि का आंत कहा जाता है। किसान का मित्र अगर पूछे तो किसको कहते हैं, केचुए को कहा जाता है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम लेग्यूम राइजोबियम सहजीविता का अध्ययन वैज्ञानिक श्री NV जोशी ने किया था। प्रमुख जैव उर्वरक कौन सा है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम एवं एसिटोबैक्टर, ये सब आपका प्रमुख जैव उर्वरक है। हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म जो है आपका अमेरिका में हुआ था। देखिए ये वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक बोरलॉग हैं और भारत के स्तर पर MS स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों में भारत, पाकिस्तान में दोगुना तथा मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन जो है आपका 6 से 7 गुना हो गया है। श्री बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुआ है। श्री बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया था।
भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया गया था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1966 से 67 के दौरान में माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ जो है गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ था, ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ। नीली क्रांति जो है आपका मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, इस क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना सितंबर 2006 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। पीत या पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन इसको बोला जाता है, इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से है। पीत क्रांति की शुरुआत जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा चलाए गए तिलहन पर तकनीकी मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत तिलहन क्रांति की, ठीक है। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। किसको? पंतनगर को दोस्तों। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसका संबंध आपका दूध के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। श्वेत क्रांति के जनक किनको को बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है श्वेत क्रांति का जनक। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत का विश्व जो है दूध उत्पादन में आपका पहले स्थान पर है। भारत का विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर ऑपरेशन फ्लड की वजह से ही, तथा यहाँ दूध उत्पादन वर्ष 2000 से 2001 के लगभग 80.6 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? 239.30 मिलियन टन हो गया है, बढ़कर 2023-24 में। इस आंकड़े को आप लोग याद रखिएगा, नवीनतम जो लेटेस्ट आंकड़ा है। अगर पूछ लेगा कितनी बढ़ोतरी हुई तो वो भी आप लोग देख लीजिए कितने बढ़ोतरी हो रही है। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 471 ग्राम प्रति दिवस रही है, ठीक है। 471 ग्राम प्रति दिवस रही है, याद रखिएगा। भारत में दूध प्रति व्यक्ति, हर आदमी को दूध की उपलब्धता कितनी है? 471 ग्राम है, ठीक है, 2023-24 के आंकड़े के अनुसार। 2023-24 में दुग्ध उत्पादक टॉप 3 राज्य कौन है? पहले पर उत्तर प्रदेश आता है दूध उत्पादन में, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के संदर्भ में पहले नंबर पर पंजाब आता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति को दूध मिलता है पीने को, 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। झूम जो है एक स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है, जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर देखिए जगह बदल बदल कर खेती की जाती है, झूम कृषि उसको कहा जाता है। उर्वरता जहाँ समाप्त हो जाती है, फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है उस जगह की, तो दूसरे स्थान पर वही कृषि को पुनः कोशिश किया जाता है करने का, जगह बदल कर, ठीक है। झूम खेती जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है। चलवासी कृषि असम और झारखंड, चलवासी कृषि जो है आपका असम और झारखंड, पूर्व में बिहार, इससे पहले झारखंड जो है बिहार का ही हिस्सा था, मुख्य ये समस्या है, ठीक है, चलवासी कृषि। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया। देखिए 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में भारत को विभाजित किया गया। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय UPAU के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है, इसका उद्घाटन। बाद में इसका नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। किसका नाम बदलकर कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मानकों के अनुसार खदानों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक
ही सापेक्षित आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाने को क्या कहते हैं, डबल क्रॉपिंग, युग्म पैदावार उसको कहा जाता है। एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना अंतर फसली यानी कि इंटर क्रॉपिंग खेती कहलाती है। मिश्रित खेती से क्या मतलब है, कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना, जिससे खेती के शेष बचे हुए समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में, इनकम में बढ़ोतरी कर सके, उसको मिश्रित खेती कहा जाता है। उसको नकदी फसलों और खाद्य फसलों की एक साथ खेती और दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाने से मिश्रित खेती का कोई संबंध नहीं है। अब अनुसंधान संस्थान देख लीजिए दोस्तों, एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR एक स्वायत्तशासी संस्था है ये, ठीक है। जुलाई 1929 में स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समतुल्य निम्न विश्वविद्यालय भी इसके समतुल्य आते हैं। कौन कौन सा, वो देख लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर जो कि बरेली में पड़ता है, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई, ये सब आता है इसके अंतर्गत आता है, समतुल्य है इसके। प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान देख लीजिए। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कटक ओडिशा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर यूपी में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंडी राजमहेंद्रन आंध्र प्रदेश में स्थित है ये तंबाकू अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है ये। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय जूट एवं समृद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में स्थित है। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी वाला याद रखिएगा जो संस्थान का नाम आ रहा है, कहाँ कौन कौन सा यूपी में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड केरल में स्थित है ये। केंद्रीय द्वीपी कृषि अनुसंधान संस्थान ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड कालीकट केरल में स्थित है ये। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है ये। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ये। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते जाइए, वीडियो को लाइक भी करते जाइए, वीडियो को लाइक फटाफट करते जाइए आप लोग। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सब याद रखिए, उत्तर प्रदेश वाला जो भी आ रहा है संस्थान, ठीक है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ, कोच्चि केरल में स्थित है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान ये कोच्चि केरल में स्थित है। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ये मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। मुजफ्फरपुर बिहार जो है, मुजफ्फरपुर का बिहार जो है लीची के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा लीची मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है, बिहार के। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय
अंगूर अनुसंधान केंद्र ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये त्रिचुरापल्ली त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। ये राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शोलापुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा के हिसार में स्थित है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र ये गुवाहाटी असम में स्थित है। अब कृषि विभिन्न योजना देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं, कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत हर सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? 1 जुलाई 2015 को। इस योजना के माध्यम से विगत 5 वर्षों यानी कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान 50,000 करोड़ रुपए का परिव्यय से क्रियान्वयन होना था। इसके बाद योजना को 2021 से 26 की अवधि के लिए लगभग 93,068 करोड़ रुपए के नए परिव्यय के साथ पुनः अनुमोदित कर दिया गया। ठीक है, 2026 तक के लिए, 2021 से 2026 की अवधि के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्तमान में संचालित योजनाओं यथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी कि AIBP, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम AWMP तथा राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन NMSA एवं खेत पर जल प्रबंधन OFWM के एकीकरण से विकसित किया गया है। पूरे देश में खेत की मिट्टी की सेहत की जांच के लिए 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। कब? 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का शुभारंभ किया था। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धारा खेत हरा का नारा दिया था। नारा भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है आपका NHM का केंद्र प्रायोजित योजना है। ये भी केंद्र द्वारा चलाई गई ये योजना है, जिसे वर्ष 2005-6 यानी कि 5 मई 2005 से प्रारंभ किया गया था। 2014-15 में यह बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में लागू की जा रही है। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास जो है आपका 1 अप्रैल 1985 को खरीफ मौसम के दौरान किया गया, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना में यानी कि CCIS का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अप्रैल 1985 से प्रारंभ व्यापक फसल बीमा योजना की जगह पर रवि मौसम वर्ष 1999 से 2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारियों आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुई क्षति से कृषकों को संरक्षण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो कब प्रारंभ हुई थी? 1999 से 2000 के दौरान से। ठीक है, वर्ष 1999 से 2000 के रवि सीजन में प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को 2004-05 के बजट में खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। 2004-05 से के बजट से खरीफ की फसल पर भी इस योजना को लागू किया गया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। कितने? 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। भारत सरकार की कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को 1 जुलाई 2001 से शुरू किया गया था। यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एकमुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है सबसे पहली बार कर्नाटक में खरीफ 2007 में लागू की गई थी यह योजना को। ठीक है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 1998-99 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल और आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना, ताकि खेती और जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकते। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है आपका यानी कि नाफेड जो है, इसका एक शीर्ष सहकारी संघ है, ये संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी, नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नेफेड का कार्य क्या है आपका? कृषि वस्तुओं की प्राप्ति, भंडारण, वितरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आयात निर्यात करना या कृषि उत्पादन विकास हेतु तकनीकी सलाह भी उपलब्ध कराता है। नेफेड जो है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद देखा जाए, यानी कि ट्राइफेड जो है आपका वर्ष 1987 में शुरू किया गया था, 1987 में इसको। ठीक है,
यह राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च निकाय है जो अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य है जनजातियों को निजी व्यापारियों के शोषण से बचाकर उनके उत्पाद को उचित मूल्य पर आपका विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC की स्थापना जो है 1963 में संसद के अधिनियम द्वारा कृषि मंत्रालय, जो कि अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो गया, उसके अधीन एक संवैधानिक निगम के रूप में की गई थी। केंद्रीय भंडारण निगम जो है आपका, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। CWC कृषि वस्तुओं के भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय खाद्य निगम जो है यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की स्थापना जो है आपका 1900 फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अधीन वर्ष 1965 में की गई थी FCI की स्थापना। इसके 3 उद्देश्य हैं। देखिए, भारतीय खाद्य निगम के कितने 3 उद्देश्य हैं। तो सरकार जो है आपका प्रत्येक वर्ष 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में प्रमुख कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP या फिर वसूली मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, यानी कि CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP हेतु सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP की घोषणा की जाती है। ठीक है, 24 फसलों के लिए वर्तमान में, याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है। फसलों के मूल्य निर्धारण संबंधी जो है आपका संस्तुति प्रदान करते समय आयोग जिन बातों को ध्यान में रखता हुआ है: उत्पादन लागत, आगत मूल्य में परिवर्तन, आगत या निर्गत मूल्य, बाजार मूल्य का चलन, अंतर फसल मूल्य, मांग एवं पूर्ति की स्थिति और सामान्य मूल्य स्थिति। गन्ने के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ ही हमने पूरा भारतीय कृषि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को इस एक वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।